साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स वीडियो क्लास में आज हम मई 2025 मंथ की घटनाओं को देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने जून 2025 मंथ की करंट अफेयर्स की घटनाओं पर डिस्कस कर लिया है। तो जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करके इसे देख लीजिए। मई 2025 मंथ की सभी घटनाओं को हम कवर अप करेंगे, जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर सेक्शन से। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पुरस्कार, इंपॉर्टेंट बुक्स, साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन, डिफेंस सेक्टर को हम देखेंगे, महत्वपूर्ण सम्मेलन, समारोह, योजनाएं, समितियां, रिपोर्ट, सूचकांक, सब कुछ कवर कर देंगे। अब यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत होगी नहीं। खेल कूद वाला भी सेक्टर हम इसमें शामिल कर लेंगे, राइट। ये सारी क्लासेज हमारी इवोक आईएएस के द्वारा कंडक्ट की जा रही, संकल्प बैच 2.0 के थ्रू आप सभी को प्रोवाइड की जा रही, जहां पर हम 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों की ही। तो जो बच्चे बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, 71 बीपीएससी आगामी एग्जाम दे रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, कैसे आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिए। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे 6306473800 ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल या मैसेज करके हमसे इसके बारे में अन्य जानकारी ले सकते हैं, अगर कोई आपको डाउट होता है। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं और मई मंथ 2025 की करंट अफेयर्स की घटनाओं को देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे। प्रमुख नियुक्तियों में पहला नाम है कमला प्रसाद विशेषर का। इंपॉर्टेंट है ये। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की नई प्रधानमंत्री बनी है। कमला प्रसाद विशेषर बिहार के बक्सर जिले से संबंध रखती हैं। इंपॉर्टेंट है, 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये त्रिनिदाद एवं टोबैगो की नई प्रधानमंत्री बनी है कमला प्रसाद विशेषर, और ये बिहार के बक्सर जिले से संबंध रखती हैं। अगला नाम है एंथनी अल्बानीज। ये ऑस्ट्रेलिया के पुनः नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज थे। ये दोबारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। फ्रेडरिक मर्ज का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, जिन्होंने ओलाफ स्कोल्ज का स्थान ग्रहण किया है। जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं अब फ्रेडरिक मर्ज। अगला नाम है कामिल अल तैयब इदरीस। ये सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सूडान में गृह युद्ध 2023 से हम जानते हैं शुरू है, और इस गृह युद्ध के शुरू होने के बाद से पहली प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति सूडान के सेना प्रमुख अब्देल फताह बुरहान के द्वारा की गई है। नाम याद रखिएगा, कामिल अल तैयब इदरीस का सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं सूडान में गृह युद्ध शुरू होने के बाद। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के शिकागो शहर से। वेटिकन सिटी के ये नए पोप बने हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब पोप को लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा, राइट। तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट जो वेटिकन सिटी के पोप बने हैं, अब इनको हम लियो 14वें के नाम से जानेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ये नए महानिदेशक बन चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार जो पूर्व रक्षा सचिव थे, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान ग्रहण किया है। डॉक्टर अजय कुमार अब यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला नाम है सूर्यकांत का। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नालसा कहते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और आप जानते हैं नालसा के चेयरपर्सन को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। डेनियल नोबोवा, ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं और ये पुनः निर्वाचित हुए हैं। डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। सलेम सालेह बिन ब्रिक, ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सलेम सालेह बिन ब्रिक। अगला नाम है संजय जायसवाल का। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से संबंध रखते हैं, वहां के सांसद हैं भाजपा पार्टी से। 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति की ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्राक्कलन समिति में आप जानते हैं 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। पॉलिटी सेक्शन में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से चयनित किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। नियुक्ति इनकी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, संजय जायसवाल का नाम इंपॉर्टेंट है। बिहार के पश्चिमी चंपारण से ये सांसद हैं भाजपा पार्टी से। प्राक्कलन समिति के ये नए अध्यक्ष चयनित किए गए हैं। 2025-26 के लिए इनका कार्यकाल होगा। प्राक्कलन समिति के बारे में जान लीजिए। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष होता है, और इन सभी सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला नाम है बैजयंत पांडा का। ये भी भाजपा सांसद हैं, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से,
वर्ष 2025-26 के लिए इन्हें सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा से। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो बैजयंत पांडा इन्हें सार्वजनिक उपक्रम समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है और संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अनीता आनंद कनाडा की नई विदेश मंत्री बनी है। ये भारतीय मूल की है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनीता आनंद का नाम, कनाडा की है, भारतीय मूल की, ये नई विदेश मंत्री बन चुकी हैं। भूषण रामकृष्ण गवाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भूषण रामकृष्ण गवाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये जो भूषण रामकृष्ण गवाई हैं ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं और बौद्ध धर्म कि ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान ग्रहण किया। केजी बालकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से दूसरे मुख्य न्यायाधीश भी ये बने हैं, राइट। तो भूषण रामकृष्ण गवाई के बारे में आपको ये सारी बातें याद रखना है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं और बौद्ध धर्म से बिलोंग करने वाले ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले अनुसूचित जाति के एक मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, केजी बालकृष्णन। तो केजी बालकृष्णन के बाद ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखते हैं, राइट। और इन्होंने संजय खन्ना का स्थान ग्रहण किया। अगला नाम है न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार। ये पटना बिहार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इन्होंने गुवाहाटी, जो असम में है, असम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष कुमार अब गुवाहाटी असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होकर वहां अपनी सेवाएं देंगे। न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, अब ये पटना बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, राइट। तो दोनों आपको नाम याद रखना है। आशुतोष कुमार जो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, अब ये गुवाहाटी असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ये अब पटना बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, राइट। तो पटना बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन हो गए हैं? न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली। इंपॉर्टेंट ऑर्बिट्री सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर का, जिनका निधन हुआ है 20 मई 2025 को 87 वर्ष की आयु में। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के होयल नार्लिकर सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। गुरुत्वाकर्षण के होयल नार्लिकर सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था, जयंत विष्णु नार्लिकर। 20 मई को इनका निधन हुआ 87 वर्ष की आयु में। चलिए अब हम लोग प्रमुख पुरस्कार सम्मान के सेक्शन को देखते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 ये हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया और दूसरा दिया गया है संपूर्ण सिंह कालरा को, जिन्हें गुलजार के नाम से भी जाना जाता है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य और संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जिसे मई 2025 में अनाउंसमेंट किया गया है। 2 लोगों को मिला है, जगत गुरु रामभद्राचार्य, संपूर्ण सिंह कालरा या गुलजार के नाम से भी संपूर्ण सिंह कालरा को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये मनु मुश्ताक को दिया गया है। बानू मुश्ताक को उनके लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए, जिसका अनुवाद किया है दीपा भास्ती। यह पुरस्कार पहली बार किसी कन्नड़ कृति और पहली बार किसी कहानी संग्रह को मिला है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। बानू मुश्ताक की लघु कथा संग्रह जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया हार्ट लैम्प है, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है और इसका अनुवाद किया है दीपा भास्ती ने। और ये पुरस्कार पहली बार किसी कन्नड़ कृति और पहली बार किसी कहानी संग्रह को दिया गया है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। बानू मुश्ताक का नाम याद रखना है, इनका लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया इस बार का, और ये पहली कृति है कन्नड़ भाषा की और पहला कथा संग्रह है, लघु कथा संग्रह है, कहानी संग्रह है, जिसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। इसका अनुवाद किया है दीपा भास्ती ने। नेक्स्ट है विश्व कानून कांग्रेस सम्मान मेडल ऑफ ऑनर। भुवन रिफू को दिया गया है वर्ल्ड जस्टिस एसोसिएशन के द्वारा। भुवन रिफू बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन चुके हैं। नाम याद रखिएगा भुवन रिफू का।
विश्व कानून कांग्रेस सम्मान मेडल ऑफ ऑनर इन्हें दिया गया है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने। फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये पायल कबाड़िया को दिया गया है। पायल कबाड़िया जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट की निर्देशक हैं, पायल कबाड़िया को दिया गया है फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेटर्स। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्टिक मारियांगेला हंगरिया को ये पुरस्कार दिया गया है। मारियांगेला हंगरिया विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 इन्हें दिया गया है, ये ब्राजील से संबंध रखती हैं। यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ये ला प्रिंस को दिया गया है, जो निकारागुआ का एक समाचार पत्र है। गिलेर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया है? ला प्रिंस को, निकारागुआ का एक समाचार पत्र है ये। 78वां फेस्टिवल डिकॉन 2025 में ला सिनेफ सेक्शन में आधिकारिक चयन हुआ है। एक फिल्म है अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, यह फिल्म ला सिनेफ श्रेणी में आधिकारिक चयन हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। 78वें फेस्टिवल डिकान 2025 में ला सिनेफ सेक्शन में आधिकारिक रूप से चयनित एकमात्र भारतीय फिल्म है अ डॉल मेड ऑफ क्ले, इसका नाम आपको याद रखना है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की श्रेणी देख लेते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो सार्वजनिक सेवा की श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, ये 4 श्रेणियां इंपॉर्टेंट होती है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है प्रोपबलिका को। प्रोपबलिका को सार्वजनिक सेवा में पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया है, याद रखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट के लिए द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के राजनीतिक और व्यक्तिगत बदलाव का विवरण देने के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल के कर्मचारी को ये पुरस्कार दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के कर्मचारी को राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार सूडान में संघर्ष की व्यापक और रहस्योत्त घटनाकारी कवरेज के लिए डेक्लेन वॉल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को दिया गया है। हमने ऊपर बताया कि सूडान में 2023 से ही गृह युद्ध चल रहा है, वहां संघर्ष चल रहा है, तो इस संघर्ष को व्यापक रूप से कवर करने के लिए डेक्लेन वॉल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, सारे नाम आपको याद रखने हैं। प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं मई 2025 मंथ की। पहली इंपॉर्टेंट पुस्तक है द हिंदू मैनिफेस्टो, इसकी लेखक हैं स्वामी विज्ञानंदन। दूसरी पुस्तक है व्हाइट लिलीज, ये इंपॉर्टेंट है, विद्या कृष्णन की लिखी हुई है। पीएमडी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये हिमांशु राय की है। चुनौतियां मुझे पसंद हैं, ये पुस्तक विनय जोशी की है। विनय जोशी, आशुतोष देसाई और पंकज जानी के द्वारा संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा गया है। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्तांत पर यह आधारित पुस्तक है। चुनौतियां मुझे पसंद हैं। ओरिजिनल सिन, इसके लेखक हैं जैक टैपर और एलेक्स थॉमसन। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये बंडारू दत्तात्रेय की है, जो हरियाणा के राज्यपाल हैं। द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ, ये पुंजारा की है, ये इंपॉर्टेंट है हो जाती है आपके लिए। द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ, पुंजारा की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। द हिंदू मैनिफेस्टो स्वामी विज्ञानंदन की, व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स हिमांशु राय की, चुनौतियां मुझे पसंद हैं विनय जोशी, आशुतोष देसाई, पंकज जानी के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, और यह पुस्तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्तांत पर आधारित है। ओरिजिनल सिन जैक टॉपर एंड एलेक्स थॉमसन के द्वारा लिखी पुस्तक है। जनता की कहानी बंडारू दत्तात्रेय की। द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ पुंजारा की। अब हम लोग महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। थीम रही इस बार की सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स थीम थी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की। 1 मई को मनाया जाता है ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी रिपोर्टिंग इन द ब्रेन न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब मनाया जाता है? 3 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को
आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। थीम में ज़्यादातर आपसे जो उसका पहला नाम होता है, जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो 11 मई को मनाया गया है, इसकी थीम आपको ये बेसिकली याद रखना है, यंत्र, राइट, यंत्र। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को, विश्व कृषि पर्यटन दिवस ये 16 मई को, सिक्किम का स्थापना दिवस जो 16 मई को मनाया गया, 50वां ये स्थापना दिवस था क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी, भारत के 22वें राज्य के रूप में। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में ही 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये 50वां स्थापना दिवस हो गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को मुंबई में विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 पर स्वीट रिवॉल्यूशन उत्सव का भी आयोजन किया गया था। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस ये भी 20 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये 21 मई को, याद रखिएगा इस बार राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है, 21 मई को ये मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है इस बार, और ये कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व कछुआ दिवस ये 23 मई को मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस ये 24 मई को मनाया जाता है, थीम रही इस बार की टुगेदर वी थ्राइव, टुगेदर वी थ्राइव। भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस की थीम रही इस बार की, कब मनाया जाता है? 24 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे और उनकी महत्वपूर्ण थीम्स को हमने देखा। अब हम साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन को देखेंगे। विश्व का सबसे छोटा पेसमेकर विकसित किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न के वैज्ञानिकों द्वारा। नॉर्थ वेस्टर्न के वैज्ञानिकों द्वारा, यूएसए के ये साइंटिस्ट हैं, इसे बनाया है जो चावल के दाने से भी छोटा है। यह पेसमेकर शरीर के बाहर लगाए गए एक वायरलेस उपकरण से नियंत्रित होता है। यह उन रोगियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें केवल अस्थायी पेसिंग यानी टेम्परेरी पेसिंग की आवश्यकता होती है। इस पेसमेकर के सभी घटक बायो कंपैटिबल हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शरीर के जैव द्रव्य में घुल जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा पेसमेकर विकसित किया गया है अमेरिका के द्वारा नॉर्थ वेस्टर्न के वैज्ञानिकों के द्वारा इसे बनाया गया है जो चावल के दाने से भी छोटा है। पेसमेकर शरीर के बाहर लगाए गए एक वायरलेस उपकरण से नियंत्रित होता है। इसे उन रोगियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें केवल अस्थायी पेसिंग की आवश्यकता होती है। ये पेसमेकर बायोकम्पैटिबल है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से शरीर के बायोफ्लूइड्स यानी जैव द्रव्य में घुल जाएगा। भारत द्वारा दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच आने वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन पूर्वानुमान प्रदान कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये। भारत द्वारा दुनिया का सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का रेजुलेशन एरिया देखेंगे तो ये 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच आने वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के 6 किलोमीटर रेजुलेशन का पूर्वानुमान प्रदान कर सकेगा। चंद्रमा के लिए जीपीएस जैसी नेविगेशन प्रणाली ल्यूपिन का अनावरण किया गया है स्पेन की प्रौद्योगिकी कंपनी जीएमवी के द्वारा। इस प्रणाली को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कार्यक्रम के तहत डेवलप किया गया है। तो ल्यूपिन किससे संबंधित है? तो ल्यूपिन चंद्रमा के लिए विकसित की गई एक नई जीपीएस नेविगेशन प्रणाली है, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रमा के लिए जीपीएस जैसी नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया गया है स्पेन की प्रौद्योगिकी कंपनी जीएमवी के द्वारा। भारत में पहली बार विकसित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस परीक्षण किट को मान्यता दे दी गई है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए, राइट। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के इलाज के लिए डेवलप एक किट है जिसे मान्यता दे दी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। भारत में पहली बार विकसित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस परीक्षण किट को मान्यता जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दे दी गई है और ये गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच करेगी। इस किट का विकास मोल बायो डायग्नोस्टिक लिमिटेड बेंगलुरु और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड पुणे के द्वारा किया गया है। इस तरीके की स्टेटमेंट आपसे बनाकर पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस परीक्षण किट को
पहली बार भारत में मान्यता दे दी गई है, जो गर्भाशय गिरिवा के कैंसर की जांच के लिए ये बनाई गई है। इस किट का विकास मोल बायो डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड और माल बाय डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। हाल ही में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई को भारत सरकार के द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए चुना गया है। तो देश का पहला सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो स्टार्टअप सर्वम एआई के द्वारा, स्टार्टअप सर्वम एआई के द्वारा, जो बेंगलोर में स्थित है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित चावल DRR चावल 100, जिसे कमला के नाम से जाना जाता है, और पूसा DST चावल 1 की किस्मों की घोषणा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चावल की 2 किस्मों को तैयार किया गया है जीनोम एडिटिंग के द्वारा, जिनके नाम है DRR चावल 100, या जिसे हम कमला के नाम से जानते हैं, और पूसा DST चावल। DRR चावल 100 कमला को ICAR IIRR हैदराबाद के द्वारा, और पूसा DST चावल 1 को ICAR IARI नई दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, राइट। तो जीनोम एडिटिंग के माध्यम से चावल की 2 किस्मों को विकसित करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन चुका है भारत। और इन दोनों किस्मों के नाम क्या हैं? तो DRR चावल 100, जिसे कमला के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है पूसा DST चावल 1। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसे हम CDOT के नाम से जानते हैं, और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड STL ने संयुक्त रूप से 4 कोर मल्टीकोर फाइबर प्रदेश की पहली क्वांटम कुंजी वितरण का सफल परीक्षण किया है। मल्टीकोर फाइबर प्रौद्योगिकी एक ही फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करके शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। इससे डेटा को हैक करना संभव नहीं होगा। इसमें फिजिकल स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में भी काफ़ी बचत होती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 4 कोर मल्टीकोर फाइबर। ये देश की पहली क्वांटम कुंजी वितरण होगी, और इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें डेटा को हैक करना जो है वो संभव नहीं होगा। और इसके अलावा इसमें जो फिजिकल स्पेस है, यानी इसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो जगह चाहिए वो भी कम लगेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में भी काफ़ी बचत होगी, राइट। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो CDOT और STL यानी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स के द्वारा इसे संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। 4 कोर मल्टीकोर फाइबर पर यह देश की पहली क्वांटम कुंजी वितरण है, जिसका सफल परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है? क्योंकि इसे हैक करना संभव नहीं है। अब हम डिफेंस सेक्टर में प्रमुख सैन्य अभ्यास सबसे पहले देखेंगे। मानवीय सहायता अभ्यास राहत, नागालैंड में इसको आयोजित किया गया है। भारतीय सेना के इंजीनियरों ने राष्ट्रीय आपदा राहत बल के साथ मिलकर अभ्यास राहत का आयोजन नागालैंड के रंगा पहाड़ सैन्य स्टेशन में किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानवीय सहायता अभ्यास, नाम क्या है इसका? राहत। इसे नागालैंड के रंगा पहाड़ सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया है भारतीय सेना के इंजीनियरों के द्वारा, राइट। नेक्स्ट है 7वां संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन 2025। इसे कंबोडिया में आयोजित किया गया। चीन और कंबोडिया के मध्य ये सैन्य अभ्यास हुआ है, गोल्डन ड्रैगन 2025। नवा बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन 2025। ये अमन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कराची पाकिस्तान में इसे आयोजित किया गया। इस अभ्यास में चीन, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों के सैन्य जहाज सम्मिलित थे। अमन 2025। अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता का आयोजन तंजानिया के दार एस सलाम में किया गया है। अमेरिका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता का आयोजन कहाँ किया गया? तंजानिया के दार एस सलाम में। भारत द्वारा ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्ग वस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। उड़ीसा के गोपालपुर में, जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर भार्ग वस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। भार्ग वस्त्र है क्या? तो भारत का ये ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एक स्वदेशी प्रणाली है। भार्ग वस्त्र को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भार्ग वस्त्र का नाम। भार्ग वस्त्र ये ड्रोन हमले से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली है। इसे डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण है, श्योपुर मध्य प्रदेश में रक्षा अनुसंधान DRDO के द्वारा किया गया। इसे स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के श्योपुर में DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा।
हाल ही में डीआरडीओ और भारत सेना ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। हाल ही में चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पारंपरिक परमाणु बमों के विपरीत यह बम मैग्नीशियम आधारित ठोस अवस्था हाइड्रोजन भंडारण सामग्री का उपयोग करता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये। चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, तो आपका जवाब क्या होगा? चीन ने। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना। एरोबेटिक एयर शो 2025 ये पटना बिहार में आयोजित हुआ। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने प्रदर्शन किया था। तो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले इसे याद रखिएगा। बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स ये हो जाता है। एरोबेटिक एयर शो 2025, एरोबेटिक एयर शो 25 ये बिहार के पटना में इसका आयोजन हुआ और इस एयर शो में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने भाग लिया, इस बात को भी याद रखिएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट में से पहला पोत अरनाला को एल&टी शिपयार्ड कटुपल्ली में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो अरनाला है क्या? तो अरनाला एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत को गार्डन रीफ शिपबिल्ड एंड इंजीनियर कोलकाता के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित किया जाएगा और उसका ये पहला पोत है जिसे एल&टी शिपयार्ड कटुपल्ली में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अरनाला किससे संबंध रखता है या अरनाला क्या है? तो ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 जिसे सिंगापुर में आयोजित किया गया है, इस प्रदर्शनी में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस किल्टान ने भाग लिया है। ऑपरेशन हॉक इंपॉर्टेंट है ये, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ इसे शुरू किया गया। ऑपरेशन हॉक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। हाल ही में इसके तहत सीबीआई ने अमेरिकी अधिकारियों की मदद से कई शोषणकारियों को पकड़ा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस बल के द्वारा और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा दोनों पुलिस बलों के द्वारा संयुक्त रूप से इसे चलाया जा रहा है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, राइट। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केंद्रीय रिजर्व बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान नादेर, इस अभियान के तहत पुलवामा क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया गया था। संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान नादेर, और ये काफी चर्चा में रहा था। इसी अभियान के तहत त्राल पुलवामा क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर ये 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी घटना में 26 भारतीय और विदेशी पर्यटकों पर हमला कर मार दिया गया था और इसी के खिलाफ ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। बहुत न्यूज में रहा, चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि पहलगाम हमले के लिए पूरी तरह भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कई अहम फैसले लिए और उन फैसलों में ही एक फैसला था ऑपरेशन सिंदूर। कुछ अन्य जो फैसले लिए पहले उन्हें देख लेते हैं। फैसलों में शामिल था भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। दोनों देशों में मौजूद एक दूसरे के उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी थी। अटारी बाघा सीमा चौकी को बंद कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, भारत के द्वारा अटारी बाघा सीमा चौकी को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीजा पर भारत आने की जो अनुमति दी जाती है, इस अनुमति को भी रोक दिया गया था, रोक लगा दी गई। 5 मई 2025 को भारत ने चिनाव नदी पर बने सलाल एवं बगलियार डैम के सभी गेट बंद कर दिए थे। 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 से 1:30 तक, यानी ये टोटल अगर इसका टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो 25 मिनट का है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी अधिकृत जम्मू और कश्मीर एवं पाकिस्तानी स्थित 9 आतंकी शिविरों पर निशाना बनाया था, राइट। इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे और इस हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा कई अहम कदम उठाए गए जिसमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करना,
दोनों देशों में मौजूद एक दूसरे के उच्चायोग राजनयिकों की संख्या को कम कर दिया गया था, 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। अटारी बाघा सीमा चौकी को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीजा पर भारत आने की अनुमति पर रोक लगा दी गई। 5 मई 2025 को भारत ने चिनाव नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम के सभी गेट को बंद कर दिया था। और 7 मई को, ये डेट याद रखिएगा, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर ये कुल 25 मिनट तक चला था। ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर कुल 25 मिनट तक चला था, रात्रि 1:05 से 1:30 तक। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी शिविरों पर हमला किया गया था। 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया था। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुलवामा हमला की डेट याद रखिएगा, 22 अप्रैल। और ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को। टोटल 25 मिनट ये ऑपरेशन सिंदूर अभ्यास चलाया गया था, रात्रि 1:05 से 1:30 तक। और इसके तहत 9 आतंकी शिविरों पर हमला करके उन्हें नष्ट किया गया था, जो पीओके और पाकिस्तान स्थित हैं। प्रमुख योजना अभियान समितियों के सेक्शन को देख लेते हैं। पहला है कैशलेस उपचार योजना। 5 मई 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को चलाया गया है, कैशलेस उपचार योजना। इस योजना के तहत मोटर वाहन से जुड़ी सड़क दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में किसी भी सड़क पर नामित अस्पताल में प्रति दुर्घटना 1.5 लाख तक के कैशलेस उपचार के लिए पात्र होगा। यानी मोटर वाहन से जुड़ी कोई सड़क दुर्घटना होती किसी के साथ, तो उसे कैशलेस 1.5 लाख तक का उपचार जो है किया जा सकेगा इस कैशलेस उपचार योजना के तहत। इस योजना को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अधिसूचित किया गया। नई E0 FIR पहल इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने 19 मई 2025 को साइबर अपराधियों को तेजी से पकड़ने के लिए नई E0 FIR पहल को शुरू किया गया है। यह साइबर वित्तीय अपराध जो 10 लाख से ऊपर होगा, इसको स्वतः ही FIR में परिवर्तित कर देगा। यानी 10 लाख से ऊपर अगर कोई साइबर वित्तीय अपराध होता है तो नई E0 FIR पहल के तहत उसे स्वतः ही FIR में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर उन साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी एग्रीस, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी स्पेशल से संबंधित करंट अफेयर्स ये न्यूज है। तो जो यूपी PCS 2025 या यूपी RO का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के द्वारा इस स्कीम को चलाया जाएगा। यूपी एग्रीस कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के 28 जिलों में ये लागू किया जाएगा। यूपी एग्रीस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना। AI प्रज्ञा पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में शिक्षित किया जाएगा। अगला है डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर, अंबेडकर जयंती आप जानते हैं 14 अप्रैल को मनाया जाता है, शुरू किया गया अभियान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर, इसके तहत लगभग 60,000 से अधिक छोटे बड़े अनुसूचित जाति और जनजाति टोलों में विशेष विकास शिविरों के माध्यम से सरकार की 22 प्रमुख योजनाओं सहित अन्य योजनाओं का लाभ लक्षित अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जाएगा। राइट, तो सरकार के द्वारा जो 22 प्रमुख योजनाएं हैं, उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनके लाभ को लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान को शुरू किया गया है बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर। ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। इसके तहत राज्य के प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अब हम लोग प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में हुआ है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 11वीं ब्रिक्स और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई है ब्राजील में। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ है, जिसका विषय रहा नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन की थीम थी और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
इस सम्मेलन को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष अन्वेषण और भविष्य में चंद्रमा पर संभावित मिशनों के सहयोग हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इंपॉर्टेंट ये शिखर सम्मेलन है, इसे याद रखिएगा। प्राकृतिक और जैविक किसान शिखर सम्मेलन ये तेलंगाना में हुआ है। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 ये नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। संसद खेल महाकुंभ ये लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ। पहला अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन 2025 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सुफलाम 2.0 इसे सोनीपत हरियाणा में आयोजित किया गया। तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर 2025 इसे शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आसियान भारत कलाकार शिविर मेघालय शिलांग में इसका आयोजन हुआ भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा। भारत 6G 2025 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। तो भारत अब वैश्विक स्तर पर 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत 6G का नई दिल्ली में किया गया है। और इसी सम्मेलन के दौरान केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने ये बताया, इसे अनाउंस किया है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 98वीं वार्षिक बैठक ये इटली में हुई, इटली के मिलान शहर में। एडीबी के गवर्नेंस की वार्षिक बैठक हुई है। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई। भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 ये अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में हुआ। इस सम्मेलन में भारत ने भूमि प्रशासन में अपनी अग्रणीय पहलों स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को भूमि पट्टे और शासन सुधार में अच्छे अभ्यास और चुनौतियों पर पूर्ण सत्र के भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन की खास बात क्या रही है कि इस सम्मेलन में भारत ने भूमि प्रशासन में अपनी अग्रणी जो स्कीमें हैं, जो पहल हैं, एक तो स्वामित्व योजना है, दूसरा ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म, इन दोनों पहलों को भूमि पट्टे शासन सुधार में अच्छे अभ्यास और चुनौतियां पर पूर्ण सत्र के भाग के रूप में प्रदर्शित किया। और फिर इस सम्मेलन के दौरान ही भारत को ग्रामीण कृषि प्रशासन में अपने परिवर्तनकारी कार्यों और पहलों के लिए कंट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया अपने ग्रामीण भूमि प्रशासन में परिवर्तनकारी कार्यों और पहलों के लिए। योग महोत्सव ये महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया। अब हम आगे देखेंगे प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक की श्रेणी, जिसमें पहला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, इसे जारी किया जाता है। शीर्ष देश देखेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में तो बुर्किना फासो है, दूसरे पर है पाकिस्तान और फिर तीसरे पर सीरिया। भारत इस श्रेणी में 14वें स्थान पर है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष देश में है बुर्किना फासो और फिर दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, तीसरे पर सीरिया। यानी सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित देश देखेंगे तो बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान और भारत इस श्रेणी में 14वें नंबर पर है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ये पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है जिसमें शीर्ष राज्य रहे हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, और इसमें आप झारखंड भी कर लीजिए और इसके अलावा आप गुजरात भी शामिल कर लीजिए, गुजरात भी, राइट, गुजरात भी। बिहार इस सूचकांक में 13वें स्थान पर रहा है जिसका स्कोर है 27.8 परफॉर्मर श्रेणी में। और उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर रहा है फ्रंट रनर की श्रेणी में। यह सूचकांक भारत के कैग के डेटा का उपयोग करके विकसित किया गया जो वित्तीय वर्ष 2022-23 को कवर करता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में
भारत का जो कैग के डेटा होता है, कैग का जो डेटा होता है उसका उपयोग करके इस सूचकांक को विकसित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 को जो कवर करता है, यानी कैग का डेटा जो 2022-23 का है, उस डेटा को कवर करके इस सूचकांक को विकसित किया गया है। इसमें शीर्ष राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात शामिल है। बिहार का इस स्थान देखेंगे तो इसमें 13वां है, जिसका स्कोर है 27.8। परफॉर्मर श्रेणी में बिहार को रखा गया है और उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है फ्रंट रनर की श्रेणी में। मानव विकास रिपोर्ट 2025 देख लेते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। शीर्ष देशों में शामिल है मानव विकास रिपोर्ट में आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। तो आइसलैंड पहले स्थान पर, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर डेनमार्क, फिर जर्मनी है और उसके बाद स्वीडन है। ये 5 शीर्ष देश हैं मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में। कुल 193 देशों को शामिल करके इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। भारत इस रिपोर्ट में 130वें स्थान पर है 0.685 स्कोर के साथ। इस तरह ये मध्यम श्रेणी में आ जाता है भारत। अंतिम देश दक्षिण सूडान रहा है इस श्रेणी में। मानव विकास रिपोर्ट 2025 का अगर टाइटल देखेंगे तो मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, इसका शीर्षक रहा है, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देशों में शामिल है आइसलैंड पहले नंबर पर, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर स्वीडन। भारत का स्कोर है 0.685, मध्यम श्रेणी में 130वां स्थान है इसका। यह 2022 की 133वीं रैंक से 3 स्थान की वृद्धि को भी दर्शाता है। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक के 3 आयाम हैं, जिसमें पहला है स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा को मापा जाता है। फिर दूसरा है शिक्षा, जहां पर स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष देखे जाते हैं। और तीसरा है जीवन स्तर, जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखी जाती है। तो मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो 2025 में प्रकाशित हुई, इसका शीर्षक रहा है मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। भारत 130वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देशों में आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क शामिल हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 द हेरिटेज फाउंडेशन जो अमेरिकी थिंक टैंक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देश है सिंगापुर, उसके बाद दूसरा स्थान आता है स्विट्जरलैंड का। भारत 128वें स्थान पर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 ये रिपोर्ट जारी की जाती है विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। शीर्ष देश में शामिल है नॉर्वे और दूसरे स्थान पर एस्टोनिया और तीसरे पर नीदरलैंड, राइट। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्षस्थ कंट्री है नॉर्वे, देन एस्टोनिया और फिर नीदरलैंड। तो नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड ये शीर्ष 3 देश हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो शामिल हैं। भारत का स्थान रहा है 151वां। भारत 2024 में 159वें स्थान पर था, तो थोड़ा सा यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। तो 8 रैंक नीचे हुआ है, 8 रैंकों का सुधार हुआ है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 2024 में 159वें स्थान से भारत अब 191वें स्थान पर आ गया है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे बेहतर देश कौन सा है, तो नॉर्वे है। वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट जो सिपरी के द्वारा जारी किया जाता है, 2024 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों का क्रम देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा पैसा जो अपने सैन्य खर्च में खत्म करने वाला देश है वो है अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस। ये 3 देश हैं, याद रखिएगा, शीर्ष 3 देश हैं जो सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हैं, जिसमें पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा चीन का, तीसरा रूस का। वर्ष 2024 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% रहा था। फोर्ब्स वुमेन पावर लिस्ट 2025 आ गई है। इस लिस्ट में शामिल विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की सूची देख लीजिए। तो खेल में शामिल हैं स्मृति मंधाना जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, पीवी सिंधु जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और मनु भाकर जो भारतीय शूटिंग खिलाड़ी हैं। खेल की श्रेणी में फोर्ब्स वुमेन पावर लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में सविता बालचंद्रन और शेफाली गोराडिया को शामिल किया गया है। कला एवं मनोरंजन में सुनिधि चौहान और पायल कपाड़िया को शामिल किया गया है। पब्लिक सर्विस में डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति और मोना खंडार को। व्यापार और वित्त में गीता गोपीनाथ, सोनिया दास गुप्ता, काकू नखाते, विशाखा मूल्य, लीना नायर, रेणुका रामनाथ और सोनल देसाई। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है फोर्ब्स वुमेन पावर लिस्ट 2025 की जो ये श्रेणी है, इसमें एक तो आपको खेल वाला याद रखना है और दूसरा पब्लिक सर्विस का, खेल मनोरंजन वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 श्रेणियां एटलीस्ट आपको याद ही होनी चाहिए कि खेल में किसे शामिल किया गया, स्मृति मंदाना, पीवी सिंधु, मनु भाकर को। कला मनोरंजन में सुनिधि चौहान और पायल कापाड़िया को। पब्लिक सर्विस में प्रतिमा मूर्ति और मोना खंडार को। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसमें अगर आप शीर्ष राज्य देखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में तो कर्नाटक है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना का है बड़े राज्यों में।
छोटे राज्यों में देखेंगे तो शीर्ष राज्य है इस रिपोर्ट में सिक्किम। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक एकमात्र राज्य जिसने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में आरक्षण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बिहार राज्य में पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी रही है। बड़े राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है पश्चिम बंगाल का, और फिर उसके बाद यूपी का, और छोटे राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है गोवा का। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है, बड़े राज्यों में सबसे बेहतर स्थान रहा है या सबसे अच्छा स्थान रहा है तो वो है कर्नाटक। उसके बाद दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना का। कर्नाटक एकमात्र राज्य बन चुका है जिसने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में आरक्षण लक्ष्य प्राप्त किए। ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से कि देश में सबसे ज्यादा पुलिस महिला बल कहां पर है, तो वो बिहार में है। तो बिहार राज्य में पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी रही है। स्प्रिंग 2025 गरीबी और असमानता समानता संक्षिप्त रिपोर्ट है। ये विश्व बैंक के द्वारा जो जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 और 2022-23 के बीच 171 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से निकले हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी 69% से घटकर 32.5% हो गई है। वहीं शहरी गरीबी 43.5% से घटकर 17.2% हो गई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। इस बात को याद रखिएगा, बल्कि बाकी इसका डेटा भी देख लीजिए। प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में तो काम में ये सब आएगा ही। नेक्स्ट है राजकोषीय फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसे जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक ऋण वाले शीर्ष देश देख लीजिए तो पहले नंबर पर है सूडान, 252% के उच्चतम ऋण जीडीपी अनुपात के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे पर है जापान, तीसरे पर है सिंगापुर। भारत 80% के ऋण जीडीपी अनुपात के साथ 31वें स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट जो आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सार्वजनिक ऋण लेने वाले शीर्ष देशों में पहले नंबर पर है सूडान, दूसरे पर है जापान, तीसरे पर है सिंगापुर और भारत 31वें स्थान पर है 80% के ऋण जीडीपी अनुपात के साथ में। नेक्स्ट है नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जो हाल ही में जारी की गई है। 7 मई 2025 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यहाँ पर 2019 से 21 तक के आंकड़े लिए गए हैं। अब नमूना पंजीकरण प्रणाली जो हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें 2019 से 21 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं, इसमें मातृ मृत्यु दर कितनी रही, तो 2014 से 16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 में 37 अंक घटकर 2019-21 में ये 93 हो गई है। बिहार की अगर मातृ मृत्यु दर देखेंगे तो 118 थी पहले, अब कितनी हो गई है, 100 हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। मातृ मृत्यु दर हालिया जो नमूना पंजीकरण प्रणाली 2021 जारी की गई है, इसके अनुसार 2014 से 16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 मातृ मृत्यु दर था जो 27 अंक घटकर अब कितनी हो गई है, 93। और बिहार की मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई है, तो 100 हो गई है। देश की शिशु मृत्यु दर देख लीजिए, 2014 में जो प्रति 1000 जन्मों पर 39 थी, ये घटकर अब कितनी हो गई है, 27 हो गई है। राइट, 2021 में कितनी हो गई है, 27 हो गई है, क्योंकि इस नमूना पंजीकरण प्रणाली में 2019 से 21 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। राइट, तो जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक आपको यही याद करना होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है, 29 है। कितनी है, 29 है, यानी राष्ट्रीय औसत से बिहार में अभी भी अधिक है। नवजात मृत्यु दर देख लीजिए, 2014 में प्रति 1000 जन्मों पर 26 थी, ये घटकर अब 2021 में हो गई है 19। 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देख लेते हैं। 2014 में प्रति 1000 जन्मों पर 45 थी, जो घटकर 2021 में कितनी हो गई है, 31 हो गई है। 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। जन्म के समय लिंगानुपात इस नमूना पंजीकरण प्रणाली 2021 के अनुसार 2014 में जो 899 था, ये बढ़कर अब हो गया है 2021 में 913। 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या को देखा जाता है लिंगानुपात में, तो 1000 पुरुषों में 2014 में 899 महिलाएं थी, 2021 के अनुसार अब 913 हो गई हैं। ये नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार दिए गए सारे डेटा हैं। भारत में कुल प्रजनन दर 2021 में 2.0 पर स्थिर है, जो 2014 में 2.3 था। 8 राज्य जिन्होंने मातृ मृत्यु अनुपात का एसडीजी लक्ष्य प्राप्त किया है, जिसमें शामिल है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है आंध्र प्रदेश, पांचवा तमिलनाडु, छठा झारखंड, सातवां गुजरात और आठवां है कर्नाटक। अब एसडीजी टारगेट जो रखा गया है मातृ मृत्यु दर का, वो है 70 से कम। 70 या 70 से कम होगा तो वो माना जाएगा कि उसने एसडीजी टारगेट अचीव कर लिया है। तो 8 ऐसे राज्य हैं भारत के जिसने एसडीजी टारगेट अचीव किया है मातृ मृत्यु अनुपात में, जिसमें पहला है केरल। केरल का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है, मात्र 20 है। दूसरा है महाराष्ट्र जहां का 38 है। तीसरा है तेलंगाना, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तमिलनाडु, फिर झारखंड और गुजरात, देन कर्नाटक। ये 8 राज्य हैं जिन्होंने मातृ मृत्यु अनुपात का एसडीजी टारगेट अचीव किया है।
केरल का आप ये याद रखिएगा मातृ मृत्यु अनुपात 20 है, जो सबसे बेहतर है पूरे भारत में। सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर है, टोटल कितना है 175 है, टोटल कितना है 175 है। मातृ मृत्यु दर को प्रति लाख जन्मों पर देखा जाता है कि कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई है। औसत रूप से देखेंगे तो ये भारत का कितना है 93 है 2019-21 के डेटा के अनुसार। 2014-16 में ये कितना था 130 था, जो घटकर जो 37 अंक घटकर 2019-21 में 93 है। अब मातृ मृत्यु अनुपात में जो सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर है वो कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश में प्रति 1 लाख बच्चों का जब जन्म होता है उसमें महिलाओं का मृत्यु दर कितनी है, तो 175 है, जो सर्वाधिक है। उसके बाद असम का स्थान आता है, फिर उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु कितना है, मातृ मृत्यु दर वो है 151 है। और बिहार का भी याद रखिएगा, बिहार का कितना है, पहले 118 था, ये घटकर अब कितना हो गया है 100 हो गया है, इसे भी याद रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की राष्ट्रीय औसत जन्म दर 19.3 प्रति 1000 रही है, जो वर्ष 2016 से 21 के मध्य प्रति वर्ष 1.12% की दर से घटी है। सर्वाधिक गिरावट देखेंगे राष्ट्रीय औसत जन्म दर में, तो जन्म दर की सर्वाधिक गिरावट रही है तमिलनाडु की, फिर दिल्ली की और फिर गोवा की। सबसे कम गिरावट है राजस्थान की और फिर बिहार की, राइट। तो सर्वाधिक गिरावट जन्म दर में तमिलनाडु में देखी गई है और सबसे कम गिरावट देखी गई है राजस्थान में। फिर दूसरे स्थान पर आता है बिहार, जहां पर जन्म दर में सर्वाधिक कम गिरावट देखी गई है, देन छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ऐसा एकमात्र राज्य रहा है जहां 2016 से 21 के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है, यानी हर जगह जन्म दर में कमी दर्ज की गई है, जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जहां जन्म दर में वृद्धि देखी गई है, जन्म दर में वृद्धि देखी गई है। बिहार की जन्म दर 3.0 है, जो राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.0 से अधिक है। और उत्तर प्रदेश की जन्म दर भी अधिक है राष्ट्रीय प्रजनन दर से, उत्तर प्रदेश की 2.7 है, जो राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.0 से अधिक है, राइट। तो बिहार की प्रजनन दर और उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर राष्ट्रीय प्रजनन दर से अधिक है। तो ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, अदरवाइज आपको ये याद ही करना होगा, क्योंकि जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे वहां पर इस तरीके के डेटा हमें याद करने होते हैं जब भी जनसंख्या रिलेटेड कोई हम क्वेश्चन लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार मीथेन गैस औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, राइट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में या वैश्विक तापमान में मीथेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। औद्योगिक क्रांति के बाद इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में लगभग 30% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है मीथेन गैस। हाल ही में गुजरात वन विभाग के द्वारा गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, और दुनिया में भी अगर आप एशियाई शेर देखेंगे तो वो केवल भारत में, और भारत में भी कहाँ, गुजरात में। रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात के 7 जिलों में एशियाई शेरों की संख्या 2015 से 2025 के बीच 32% बढ़ी है, यानी जो पहले 523 थी 2015 में, ये बढ़कर अब कितनी हो गई है 891 हो गई है। सर्वाधिक वृद्धि वयस्क मादा शेरों में देखी गई है। भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गुजरात है, और गुजरात का भी मुख्य रूप से गिरिवन क्षेत्र एशियाई शेरों का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। और भारत एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास गुजरात में है, और गुजरात में भी गिरिवन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2025 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई रिपोर्ट जारी की गई है रिजर्व बैंक के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2025 में 96% से बढ़कर 0.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। 2024 में यह 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यानी 96% की यहाँ पर गिरावट देखी गई है। 2024 में जो शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये घटकर अब 0.4 मिलियन डॉलर रह गया। वित्त वर्ष 2025 में सकल एफडीआई देखेंगे, सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये उच्चतर स्तर पर रहा है। 13.7% की वृद्धि दर के साथ 81 मिलियन डॉलर हो गया है, जो 2024 में 71.3 मिलियन डॉलर था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है, और वहीं सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। 2025 में सकल एफडीआई अपने उच्च स्तर पर रहा है। 2024 में जो 71.3 बिलियन डॉलर रहा है, 13.7% की वृद्धि दर के साथ सकल एफडीआई 2025 का कितना हो गया है, 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसे आप लोग याद रखिएगा।
भारत में 75% एफडीआई का स्रोत देखेंगे तो सिंगापुर रहा है, यानी सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में अगर कहीं से होता है तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर से, फिर मॉरिशस से, देन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, देन नीदरलैंड और फिर यूएसए। तो 75% एफडीआई स्रोत यही 4-5 कंट्रियां हैं, जिसमें सिंगापुर सर्वाधिक एफडीआई यहाँ से होता है, देन मॉरिशस, फिर यूएई, नीदरलैंड और यूएसए। अब हम लोग खेल कूद वाला सेक्शन देख लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जो 14 वर्ष 32 दिन की आयु में ही जयपुर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे कम उम्र के। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैभव सूर्यवंशी का नाम अखबार की सुर्खियों में आप लोगों ने देखा होगा, और जो लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं उन्हें ये बात पता होगी। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये समस्तीपुर जिले से हैं। इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे कम उम्र में शतक बनाया है। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज हैं जिन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये रिकॉर्ड अपना बनाया है। 7 मई 2025 को भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो याद रखिएगा भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। 24 जून से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाले फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राजील के 8 शहरों में किया जाएगा। तो आगामी फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ब्राजील में। आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन आयरलैंड में हुआ है, इसके विजेता रहे हैं सौरव गोठारी। ये तीसरे भारतीय हैं इस चैंपियनशिप में विजेता रहने वाले। उप विजेता रहे इसके पंकज अडवाणी। आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल शटगन 2025 प्रतियोगिता जो लीमा पेरू में हुआ है, पेरू की कैपिटल लीमा में, सर्वाधिक पदक इसमें चीन ने जीता है, फिर अमेरिका ने, और फिर तीसरा स्थान रहा है पदक विजेता की श्रेणी में भारत का। भारत ने यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 रजत और 1 कांस्य। कुल पदक भारत के रहे हैं 7। स्वर्ण पदकों के बारे में देख लीजिए। सुरुचि सिंह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह ने मिश्रित टीम स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व कप राइफल पिस्टल शटगन 2025 की प्रतियोगिता जो पेरू की कैपिटल लीमा में हुई है, उसमें भारत ने सर्वाधिक पदक जीतने वाली श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। चीन और अमेरिका के बाद 2 स्वर्ण पदक आए थे भारत में, जिसमें सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह ने संयुक्त रूप से 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस स्केटिंग रिंग का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया गया है। इसे 2011 में दक्षिण पूर्वी एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए किया गया था इसका निर्माण, और ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। राइट, उत्तराखंड में है। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज का आयोजन 17 मई 2025 को जो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज का आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 7वां आयोजन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका आयोजन पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय बिहार में हुआ है। तो बिहार के इन प्रमुख शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया, और 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये। बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय शहरों में आयोजित किया गया। हालांकि नई दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग का आयोजन किया गया। बाकी के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो खेल रहे हैं उन सभी का आयोजन बिहार के इन प्रमुख शहरों में किया गया। तो मुख्य रूप से बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ, और नई दिल्ली में जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग का भी आयोजन किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत ही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार बिहार में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली रूप से। तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभकर्ता मोदी जी रहे। शुभांकर इसका क्या था, गज सिंह, याद रखिएगा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर क्या है, गज सिंह। कुल इसमें 27 खेलों का आयोजन किया गया। 27 खेलों में से 3 खेल जिसमें जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग है, इनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बाकी के जो 24 खेल थे उनका आयोजन बिहार के विभिन्न शहरों में किया गया, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार बिहार में किया गया, इस बात को याद रखिए। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं पदक तालिका। तो महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। कुल 158 पदक महाराष्ट्र ने जीते थे, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत पदक थे और 53 कांस्य हैं। महाराष्ट्र 5वीं बार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पर रहा। तो इस बात को भी आप याद रखिए, स्टेटमेंट के तौर पर ये बन सकता है। दूसरा स्थान रहा इस पदक तालिका में हरियाणा का, तीसरा स्थान रहा राजस्थान का। अब यूपी और बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ से देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश ने कुल इसमें 52 पदक जीते हैं, जिसमें 14 स्वर्ण थे, 20 रजत पदक थे और 18 कांस्य पदक थे। बिहार 15वें स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 18 कांस्य पदक। तो इम्पोर्टेंट है ये, 71वें बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका आयोजन बिहार में किया गया और पहली बार बिहार में किया गया। बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा है। कुल बिहार ने इसमें 36 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक थे। शीर्ष पर रहा था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र 5वीं बार जो है शीर्ष पर रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था। इन सभी बातों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट के सेक्शन में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होता है, इसको आप लोग स्किप मत कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरें होती हैं, जो वन लाइनर फॉर्मेट में हम शामिल करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। चलिए एक एक करके अब हम इसे देख लेते हैं। दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनिमय में पारदर्शिता लाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है दिल्ली के सभी निजी या सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस संरचना को रेगुलेट करना। तो सरकारी हो, चाहे वो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हो या निजी स्कूल हो, उन सभी स्कूलों में जो स्कूली फीस है उसको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली ने हाल ही में स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने स्कूलों को स्कूल फी रेगुलेट करने के लिए स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक को मंजूरी दी। तो आप लोग क्या उत्तर लगाएंगे? दिल्ली। हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की अधिसूचना जारी की। तो इस तरीके का नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत के आधार पर कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की अधिसूचना जारी की? तो 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की अधिसूचना जारी की है। हरियाणा अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन चुका है, और आरक्षण कितना दिया जाएगा? तो 20%। वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण 20% देगा और आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। भारतीय हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना, जिसकी कार्यान्वयन एजेंसी है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन उत्पादन। इसको प्रमाणित करने के लिए एक संरचना का सृजन करना। इस भारतीय हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का उद्देश्य होगा अन्वेषण क्षमता और बाजार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। ये उद्देश्य है इस भारतीय हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का, जिसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो ये आपको याद रखना है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कार्यान्वयन एजेंसी होगी भारतीय हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की। और इस योजना का उद्देश्य होगा हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए एक संरचना का सृजन करना, पारदर्शिता, अन्वेषण दक्षता और बाजार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र और महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया। तो किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र और महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में, और इसका उद्घाटन किया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड एवं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड प्रयोगशाला, जिसे हम ब्लैक बॉक्स लैब के नाम से जानेंगे, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। राइट, तो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड प्रयोगशाला ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन नई दिल्ली के उड़ान भवन में किया गया, केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा। 18 अप्रैल 2025 को पेरू की राष्ट्रपति ने राजधानी लीमा में लोकप्रिय गायक पाल फ्लोर्स की हत्या के बाद भड़की हिंसा को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो बीपीएससी में इस तरीके की खबरें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और आपको इस तरीके की खबरें जो मैगजीनें आती हैं उनमें अक्सर नहीं मिलेंगी। तो याद रखिएगा, 18 अप्रैल 2025 को पेरू की राष्ट्रपति ने लीमा, जो पेरू की कैपिटल है, इस राजधानी में लोकप्रिय जो गायक रहे वहां के पाल फ्लोर्स की, इनकी हत्या होने के बाद में वहां पर भड़की हिंसा को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई। हाल ही में भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कूप की खुदाई की गई। कहां पर की गई? तो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग डिस्ट्रिक्ट के दिरांग में भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कूप की खुदाई की गई, दिरांग में। ये कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग डिस्ट्रिक्ट में।
प्रोजेक्ट सिक्योर ब्रिटिश सरकार के द्वारा वित्त पोषित पायलट प्रोजेक्ट है ये। इसका उद्देश्य समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटाने की व्यवहार्यता का परीक्षण करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट सिक्योर ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा वित्त पोषित एक पायलट परियोजना है। इसका उद्देश्य है क्या, तो समुद्री जल से CO2 को हटाने की व्यवहार्यता का परीक्षण करना। प्रोजेक्ट सिक्योर ब्रिटिश सरकार के द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। अखबार की सुर्खियों में रहा शब्द ऑरेंज इकोनॉमी। इसमें रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाते हैं जो आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देते हैं। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑरेंज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या बताएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत या इसमें रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाते हैं जो आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देते हैं। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य जो महाराष्ट्र में है, इनको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ा जाएगा जो राजस्थान में है। तो भारत का ये पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर होगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से ये जुड़ेगा। राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान गांधी सागर अभ्यारण्य को मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व से जोड़कर भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा हिंद महासागर के दीर्घकालिक अवलोकन के लिए पनडुब्बी केबल पहल शुरू करने के लिए चुना गया है। तो पनडुब्बी केबल पहल के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद में दुनिया के पहले AI संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM को लॉन्च किया है। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद में दुनिया के पहले AI संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM को लॉन्च किया। 1 से 4 मई 2025 के बीच अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लैरेंको भारत की राजकीय यात्रा पर थे। तो अंगोला के राष्ट्रपति गोंकाल्वेस लैरेंको भारत की राजकीय यात्रा पर रहे 1 से 4 मई के बीच। इस यात्रा के दौरान अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य बन गया। हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य गणैता कछुआ संरक्षण केंद्र से 20 कछुओं को स्थानांतरित कर हैदरपुर आर्द्रभूमि में छोड़ा गया। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य गणैता कछुआ संरक्षण केंद्र से 20 कछुए रेड क्राउन रूप्ड टर्टल इनको स्थानांतरित किया गया है हैदरपुर आर्द्रभूमि में। अखबार की सुर्खियों में रहा लिथियम समृद्ध क्षेत्र, जिसे लिथियम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ये 3 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना है, बोलिविया है, चिली है। ये तीनों दक्षिण अमेरिकी देश हैं। तीनों दक्षिणी अमेरिकी देश हैं। लिथियम त्रिभुज अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली की सीमाओं तक फैला हुआ है लिथियम समृद्ध क्षेत्र। 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन और कौशल विकास हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, जिसमें भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना शामिल है, इनकी स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब एक नंबर आपको याद रखना है, ये 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। और कहाँ कहाँ ये 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, तो भुवनेश्वर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कानपुर में और लुधियाना में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन और कौशल विकास हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना में स्टैब्लिश किए जाएंगे और इसके लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अखबार की सुर्खियों में रहा बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा। इसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से लगती हैं। इसकी राजधानी क्या है, क्वेटा है, जहां बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने मानवाधिकारों की उल्लंघन और हिंसा का हवाला देते हुए पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग की। तो आप लोग अखबार की सुर्खियों में देखा भी होगा कि बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान से अलग होकर एक नए राष्ट्र के रूप में स्टैब्लिश होने की मांग कर रहा है, क्योंकि वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन और हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में बलूचिस्तान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बलूचिस्तान के संबंध में ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ये स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हालांकि आबादी के लिहाज से देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो ये पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रांत भी है। इसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से लगती हैं। तो सागरीय सीमा में अरब सागर है और स्थलीय सीमा में ईरान और अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। हाल ही में फ्रांस के मोसेले क्षेत्र में
46 मिलियन टन का विशाल प्राकृतिक हाइड्रोजन, जिसे व्हाइट हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, इसका भंडारण खोजा गया। तो व्हाइट हाइड्रोजन का एक विशाल भंडारण खोजा गया है फ्रांस के मोसेले क्षेत्र में। सर्वोच्च न्यायालय ने अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य 2025 मामले की सुनवाई करते हुए डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हिस्सा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। यह फैसला दिव्यांग व्यक्तियों के सक्षम डिजिटल बहिष्कार के संबंध में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल केवाईसी प्रक्रियाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव करने के आदेश दिए हैं। अमर जैन बनाम भारत संघ मामला, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पहुंच को जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। राइट, तो अनुच्छेद 21 के तहत अब डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा होगा, और ये फैसला बेसिकली दिव्यांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। हाल ही में भूटान ने बिजनेस पे और डीके बैंक के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। तो राइट, तो भूटान ने पहली बार राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया है बिजनेस पे और डीके बैंक के साथ मिलकर। अप्रैल 2025 को जारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। खनन, विनिर्माण और बिजली तीनों क्षेत्रों की वृद्धि दर देखें तो क्रमशः खनन में 0.4% की वृद्धि दर रही है, विनिर्माण क्षेत्र में 3% और बिजली क्षेत्र में 6.3% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है, तो याद रखिएगा 3% की। ये आंकड़ा अप्रैल 2025 को जारी किया गया। आधार वर्ष इसके लिए रहा 2011-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 कोर उद्योग शामिल हैं। ये 8 उद्योग जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्र का 40% कवर करते हैं, इन 8 कोर उद्योगों में शामिल है। और इनके भारांश के क्रम के अनुसार हमने यहाँ पर इसे नोट डाउन किया है, जिसमें पहला है रिफाइनरी, दूसरा है विद्युत, तीसरा इस्पात, फिर चौथा कोयला, पांचवा कच्चा तेल, छठा प्राकृतिक गैस, सातवां सीमेंट और आठवां उर्वरक। ये 8 कोर उद्योग हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन्हीं 8 कोर उद्योग क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिसके आधार पर सूचकांक जारी किया जाता है। और ये 8 कोर उद्योग भारत के औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में 40% की हिस्सेदारी या इससे अधिक की हिस्सेदारी इनकी देखी जाती है। अगर भारांश क्रम के अनुसार इनका देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्रम पूछा जाता है। तो भारांश के क्रम में देखेंगे तो सर्वाधिक हिस्सेदारी रिफाइनरी उत्पाद की होती है, उसके बाद विद्युत, फिर तीसरा इस्पात, चौथा कोयला है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। और सबसे कम भारांश देखेंगे तो वो उर्वरक है इनका 8 कोर उद्योगों में। तो ये आपको क्रम भी देखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। इसका संचालन अडानी पोर्ट और सेज लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कहां पर किया गया, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में, और इसका संचालन अडानी पोर्ट और सेज लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना शामिल करने को मंजूरी दे दी है। और आगामी जनगणना हमने आपको जून मंथ की करंट अफेयर्स में बताया था, 2026 से 27 के बीच 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। और इस आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना को शामिल करने संबंधी मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति के द्वारा। हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रतिवर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो आयुर्वेद दिवस अब कब मनाया जाएगा, 23 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। हालांकि आयुर्वेद दिवस इससे पहले भी मनाया जाता रहा है, लेकिन उसकी कोई डेट फिक्स नहीं थी। अब ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा, 23 सितंबर को अब प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। हाल ही में एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक को दूरसंचार विभाग ने मंजूरी दे दी है। तो एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक को दूरसंचार विभाग के द्वारा मंजूरी दे दी है। हाल ही में रायपुर छत्तीसगढ़ में भारत के पहले गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। तो भारत के पहले गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला कहां पर रखी गई है, तो भारत के छत्तीसगढ़ स्टेट में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन
श्रम और रोजगार मंत्री तथा युवा मामले खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया गया। भारत विश्व डोपिंग निरोध एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। हाल ही में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहां पर खोला गया? तो डेनमार्क में। विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र डेनमार्क में खोला गया। इसे डेनमार्क, यूरोपियन एनर्जी और जापान की मित्सुई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र डेनमार्क में खोला गया और ये डेनमार्क, यूरोपियन एनर्जी और जापान की मित्सुई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। हाल ही में चीन ने हुआवेई और चाइना यूनिक्रॉम के सहयोग से हेबाई प्रांत के सुनान काउंटी में दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया। तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। और चाइना के द्वारा कहाँ? चाइना के हेबेई प्रांत के सुनानी काउंटी में। यह मौजूदा फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की तुलना में 10 गुना तेज गति प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? चाइना है। 25 अप्रैल 2025 को राजस्व विभाग ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 66 के तहत शामिल कर लिया गया है। तो राजस्व विभाग के द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 66 के तहत शामिल किया गया है। याद रखिए, इस तरीके की न्यूज कभी कभार पूछ ली जाती हैं। हाल ही में नोएडा और बेंगलोर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र जापानी मूल की कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। तो नोएडा और बेंगलोर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का शुभारंभ किया गया और इसको स्टैब्लिश किया गया है जापानी मूल की कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा। स्पेस टेक पॉलिसी 2025 जारी करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बना। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने स्पेस टेक पॉलिसी जारी किया है और तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का अनावरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो दोनों आपको याद रखना है। तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिकी नीति को जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना और गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी 2025 जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना। गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी और तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति। 21 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक से देश भर के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना जिसे 2023 में शुरू किया गया था, इस योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास प्रस्तावित है। इसमें से वर्ष 2027 तक लगभग 500 स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से 103, ये संख्या याद रखना है, 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 में शुरू की गई थी। इसके तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। 2027 तक टारगेट है 1300 में से लगभग 500 स्टेशनों का पुनर्विकास हो जाए, ये टारगेट है। और इसी टारगेट को पूरा करते हुए राजस्थान के बीकानेर जिले से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिले में 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, गया जिले का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया है। 19 मई 2025 को सीआईएसएफ की उपनिरीक्षक गीता समोता, जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कर्मी पर्वतारोही बन गई हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीआईएसएफ की उपनिरीक्षक गीता समोता, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर सीआईएसएफ की पहली महिला होने का नाम दर्ज कर दिया है। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कर्मी पर्वतारोही बनी है। नाम क्या है इनका? गीता समोता। ये राजस्थान से बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम फिल्म निर्माता त्रिवेणी राय द्वारा निर्देशित नेपाली भाषा की फीचर फिल्म द शेप ऑफ मेमो को 2025 के कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित
HAF गोज टू कांस कार्यक्रम में प्रदर्शित 5 एशियाई कृतियों में से एक के रूप में चुना गया है। तो सिक्किम फिल्म निर्माता त्रिवेणी है। एक नेपाली भाषा की फीचर फिल्म है द शेप ऑफ मेमो। इसे कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित हाफ गोज टू कांस कार्यक्रम में प्रदर्शित 5 एशियाई कृतियों में से एक के रूप में चुन लिया गया है। उल्लास कार्यक्रम, उल्लास का फुल फॉर्म देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस कार्यक्रम के तहत गोवा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका क्रम देख लेते हैं। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होने का तो पहला था लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर हुआ था। उसके बाद स्थान आता है मिजोरम का। तो मिजोरम पहला राज्य हुआ। ओवरऑल देखेंगे तो दूसरा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है मिजोरम, जो उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर हुआ। लेकिन केवल राज्यों के क्रम में देखेंगे तो मिजोरम पहला राज्य है जो उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर हुआ। मिजोरम के बाद आता है गोवा और फिर त्रिपुरा, राइट। ये क्रम आपको याद रखना है उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का। यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर व्यक्तियों को पढ़ना लिखना और बुनियादी अंकगणितीय कौशल सिखाना है। और इसमें डिजिटल कौशल को भी शामिल किया गया है। डिजिटल कौशल को भी सिखाने का उद्देश्य इसमें शामिल है, राइट। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि पूर्ण साक्षरता की जो इसमें सीमा रखी गई है वो है 95% या इससे ऊपर। 95% या इससे ऊपर अगर कोई राज्य साक्षरता हासिल कर लेता है तो वो उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा। पहला उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है लद्दाख, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा और चौथा त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पूर्ण साक्षर के लिए निर्धारित सीमा कितनी है? 95% या उससे अधिक। उल्लास कार्यक्रम के तहत अगर पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनना है तो किसी राज्य को 95% या उससे अधिक की साक्षरता हासिल करनी होगी। तो सीमा है पूर्ण साक्षरता की, वो कितनी है? 95%। इस बात को याद रखिएगा। और भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और वह किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ना और लिखना जानता है, पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख वी नारायण ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख वी नारायण के द्वारा 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो ये भी याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस की घटनाएं हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन, इसके द्वारा हम देख रहे हैं ग्लेशियर लगातार घटते जा रहे हैं, वो पिघल कर नष्ट होते जा रहे हैं। तो इनके संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया ताकि इसके बारे में जागरूकता फैले। 12 मई 2025 को औपचारिक रूप से नेपाल के लांगटांग घाटी में हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। यानी याला ग्लेशियर पिघलकर पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। औपचारिक रूप से नेपाल के लांगटांग घाटी में हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित याला ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको मृत घोषित किया गया। याला ग्लेशियर एशिया का पहला ऐसा ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित करके स्मारक पट्टिका दी गई है। मृत घोषित करके स्मारक पट्टिका दी गई है। एशिया का पहला ग्लेशियर बन गया है याला ग्लेशियर। नेपाल के लांगटांग घाटी के हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ये स्थित है। 19 मई 2025 को अफ्रीकन देश अल्जीरिया और औपचारिक रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बन गया है। तो अल्जीरिया याद रखिएगा, अफ्रीकन देश अल्जीरिया ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देश के 19 राज्यों के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये नंबर आपको याद रखना है,
19 राज्यों के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चरगवां क्षेत्र में आधुनिक गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा, गोरखपुर के चरगवां क्षेत्र में आधुनिक गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन को स्टैब्लिश किया गया है और इसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी नाथ के द्वारा किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल यंग लीडर 2025 की सूची में नामित किया गया है। इस वर्ष की सूची में 50 देशों के 116 नेता शामिल हुए, जिनमें भारत के 7 नेता भी शामिल हुए हैं और इन 7 नेताओं में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल यंग लीडर 2025 की सूची में शामिल किया गया। राममोहन नायडू मानवाधिकार संरक्षण, वकालत, सार्वजनिक जीवन और आईटी में उत्कृष्टता हासिल करने वाले सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में इस सूची में शामिल किए गए हैं। ग्लोबल यंग लीडर 2025 की सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, इसे भी याद रखिए। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भी इसमें शामिल किए गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में। हाल ही में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भिखारी मुक्त शहर बनने वाला देश का पहला जो शहर है वो इंदौर शहर है। जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का पुनर्वास करके उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करके इस उपलब्धि को हासिल किया। इसके साथ ही भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया। तो पहला भिखारी मुक्त शहर भारत का बन गया है इंदौर शहर। हाल ही में हैदराबाद स्थित कान्हा शांति वनम में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। बाबूजी महाराज के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्य किया गया है। हैदराबाद स्थित कान्हा शांति वनम में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। अप्रैल 2025 को ईरान के शाहिद राजाई में एक भीषण विस्फोट हुआ। यह विस्फोट बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए रखे गए ठोस ईंधनों यानी सोडियम परक्लोरेट एक रखा गया ईंधन था बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। यहाँ पर जो है विस्फोट हुआ। स्थान याद रखिएगा, ईरान का शाहिद राजाई, यहाँ पर एक भीषण विस्फोट हुआ। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली लखनऊ के रक्षा औद्योगिक गलियारे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के रक्षा औद्योगिक गलियारे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है विश्व कछुआ दिवस, जो 23 मई को मनाया जाता है। इसके अवसर पर पूर्वोत्तर असम के नाग शंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर नामित किया गया। राइट, विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर असम के नाग सागर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर नामित किया गया। मध्य प्रदेश एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना के विस्तार के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर अब 20 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा 27 चैंपियन सेक्टरों में स्टार्टअप के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 2% प्रतिवर्ष से घटाकर 1% प्रतिवर्ष कर दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के विस्तार के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 20 करोड़ कर दी गई है। सुर्खियों में रही राइका जनजाति, ये राजस्थान की है, कुंभलगढ़ के आसपास रहती है। राइका जनजाति कहाँ की है? राजस्थान की, जो हाल ही में सुर्खियों में रही थी। 40 वर्ष पूर्व बेदखल किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में पहचाने जाने वाली जेनु कुरुम्बा जनजाति समूह के 52 बेदखल परिवार अपने पैतृक स्थान कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में वापस आ गए हैं। इंपॉर्टेंट है, जेनु कुरुम्बा जनजाति समूह, इसका अर्थ होता है, जेनु कुरुम्बा का अर्थ होता है शहद संग्रहकर्ता, यानी ये जनजाति समूह बेसिकली शहदों का संग्रह करती है। जेनु कुरुम्बा जनजाति
यो का अगर आप देखेंगे कि हाँ ये निवास करती हैं तो मुख्य रूप से कर्नाटक में। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु राज्यों में भी ये निवास करती हैं। जेनु कुरुम्बा जनजाति समूह 40 वर्ष पूर्व बेदखल किए गए इस कमजोर जनजाति समूह के 52 परिवार अपने पैतृक स्थान नागर कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में वापस लौट आए हैं। हाल ही में ये काफी सुर्खियों में रही थी, इसे याद रखिएगा। केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के नोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया है। पहला था कोच्चि, तो केरल का पहला शहर कोच्चि था, अब दूसरा शहर बन गया है कोझिकोड, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इंडियन हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र में अन्वेषण और सीखने के लिए भारतीय कला, संगीत, साहित्य और दर्शन और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर पुस्तकें एवं संसाधनों का एक संग्रह किया जाएगा। तो मनोहर लाल ने इंडियन हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत की है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल को शुरू किया है। सुर्खियों में रही डोंगरिया कोद जनजाति समूह ये उड़ीसा में निवास करती है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। डोंगरिया कोंद जनजाति समूह उड़ीसा में मुख्य रूप से निवास करती है। इसे अब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत कर लिया गया है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली के प्रमुख विश्वविद्यालयों को औपचारिक रूप से आशय पत्र जारी किए, जिससे उन्हें नवी मुंबई और मुंबई क्षेत्रों में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। तो 4 देशों को हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आशय पत्र जारी किए हैं, जिसके द्वारा अब इन 4 देशों के विश्वविद्यालय, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली शामिल है, यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालय औपचारिक रूप से नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत की छठी एचसीएल फॉक्सन सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी है। इससे पहले देखेंगे तो भारत के 5 अन्य जगहों पर सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 3 गुजरात के सारण में और चौथा गुजरात के धुलेरा में है, 5वां असम में है और अब छठा जेवर में स्टैब्लिश किया जाएगा एचसीएल फॉक्सन सेमीकंडक्टर प्लांट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मई 2025 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारतीय रेलवे और कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के विलय को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। भारतीय रेलवे और कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के विलय को मंजूरी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म और वन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम कोच से लैस भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। विस्टाडोम कोच से लैस भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन को मंजूरी दे दी गई। यह ट्रेन कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो बहराइच में है, यहाँ से दुधवा टाइगर रिजर्व जो पीलीभीत है, इसको जोड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर यूपी पीसीएस 2025 और यूपी आरओ का एग्जाम देने वाले। चूंकि ये भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन है, तो ये एक राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की घटना बन जाती है, जो बीपीएससी में भी पूछी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म और वन्यजीव जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन को शुरू किया है। यह ट्रेन कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चलेगी। कतनिया घाट वन्यजीव टाइगर अभ्यारण्य ये बहराइच में है और दुधवा टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में है। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने 10 मई 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना जो विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत के 2 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। क्योंकि तापी जो नदी है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश से ये निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात की सीमा को टच करते हुए ये अरब सागर में गिरती है। तो 3 राज्यों से सीमा प्रवाहित होती है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 3 राज्यों में से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने
विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना इस तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया 10 मई 2025 को। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा और महाराष्ट्र के जलगांव, अकोला, बुल्ढाना और अमरावती जिले लाभान्वित होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 4 मई 2025 को भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस समझौते का लक्ष्य है 25,000 नौकरियां सृजित करना। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत 25,000 नौकरियां सृजित की जाएंगी। 6 मई 2025 को भारत और यूनाइटेड किंगडम ने लंदन में अंतिम दौर की वार्ता के बाद मुक्त व्यापार समझौते को औपचारिक रूप से पूरा करने की घोषणा की। इस समझौता से 2040 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का अनुमान है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने लंदन में अंतिम दौर की वार्ता के बाद मुक्त व्यापार समझौते को औपचारिक रूप से पूरा करने की घोषणा कर दी। अब इस समझौते के तहत 2040 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। ये टारगेट रखा गया है, ये अनुमान लगाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के मध्य भी एक समझौता हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। चौगोस द्वीप समूह पर संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया गया है। चौगोस द्वीप समूह जिस पर अभी तक यूनाइटेड किंगडम की संप्रभुता थी, अब चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता मॉरिशस को सौंपे जाने के लिए एक समझौता किया गया है। यूके और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत डियोगो गार्सिया द्वीप, जो चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर द्वीप समूह में स्थित है। ये हिंद महासागर में स्थित है चागोस द्वीप। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है डियोगो गार्सिया द्वीप। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमीरात यानी अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अड्डे के संचालन के लिए 99 वर्षों की लीज पर अधिकारिक बनाए रखेगा। तो ये समझौता इंपॉर्टेंट है यूके और मॉरिशस के बीच। चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दिया जाएगा इस समझौते के तहत ब्रिटेन के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इस समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है डियोगो गार्सिया द्वीप, यहाँ पर हालांकि अभी भी 99 वर्षों तक अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के सैन्य अड्डों का संचालन किया जाएगा। इस समझौते के तहत एक एग्रीमेंट हुआ है 99 वर्षों का। हालांकि इसकी संप्रभुता मॉरिशस के पास होगी चागोस द्वीप समूह की। चागोस द्वीप समूह है कहाँ? तो ये हिंद महासागर में है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। इस तरह हमने मई 2025 मंथ की सभी महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके देख लिया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट में हमने कई महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखा जो मई 2025 से संबंधित हैं। इसके अलावा हमने सेक्शन वाइज भी खेल कूद, रिपोर्ट, महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर को हमने पढ़ा, योजनाएं, समितियां, खेल कूद वाला सेक्टर, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पुरस्कार, उन सभी करंट अफेयर्स को शामिल किया जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के चीजें याद होना और एग्जाम हॉल में जाके उसे सही करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चीजें रिवाइज नहीं किए होते हैं तो सिली मिस्टेक होती हैं और गलतियां होती हैं, माइनस मार्किंग के चलते फिर हमारा सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुक जाता है। तो अब आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। इनका पीडीएफ आपको हमारे संकल्प बैच के करंट अफेयर्स ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो प्रीलिम्स ग्रुप में जुड़ेंगे तो भी आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। केवल करंट अफेयर्स के लिए हमारा एक एक्सप्रेस बैच है, वहां आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ और एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है। इसकी फीस केवल 249 है। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं जो बच्चे केवल करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। बाकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही प्रोग्राम चलाया जाता है। प्रीलिम्स बैच में अगर आप ऐड होते हैं तो करंट अफेयर्स के बैच में आपको ऑटोमेटिक जोड़ दिया जाएगा। प्रीलिम्स बैच की फी हमारी 999 है, केवल मेंस की 1499। दोनों अगर आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो 1999 रुपए फीस है। इन सभी प्रोग्रामों के साथ आपको करंट अफेयर्स बैच का प्रोग्राम निःशुल्क दिया जाता है और केवल करंट अफेयर्स के लिए 249 फी है। बाकी इससे जुड़ने का पूरा प्रोसेस दिया गया है। कोई अन्य आपको क्वेरी लेनी है, कोई डाउट हो तो आप मुझे 6306473800 पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए ये हमारा पेमेंट नंबर भी है, इस पर आप पेमेंट करके व्हाट्सएप पर अपने पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आपको किस प्रोग्राम से जुड़ना है इस बात को मेंशन करके तो आपको जोड़ दिया जाएगा। क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई, एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ देख लीजिए।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। ईवोक आईएएस पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेज हों वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में ऐड ऑन करें। धन्यवाद। जय हिंद।